नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए अपनी कक्षा नंबर 43 क्लास नंबर 43। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए अपनी कक्षा का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 861, क्वेश्चन नंबर 861। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल सीक्रेट्स हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। यह पूछ रहा है, बताइए श्वेत रक्त कणिकाओं का वह कौन सा हिस्सा है जो कि सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन नामक जो आपके एक प्रकार के ये हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, रिसाव करते हैं। वह आपका श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा हिस्सा है जो कि आपकी इन्हें भड़काऊ प्रतिक्रिया के अंदर इनको भागीदारी करने के लिए मजबूर करता है। आपके चार ऑप्शन है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है आपके वही हिस्सा है जो कि आपके इन तीनों को भड़काऊ प्रतिक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 862, क्वेश्चन नंबर 862। इसने क्या पूछा है, What is the process by which terrestrial plants take place huge amount of water daily, but most of it is lost to the air through evaporation from the leaves? दोस्तों यह पूछ रहा है, बताइए वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें स्थलीय जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हमारे जमीन पर लगने वाले, टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन पर लगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, वो डेली बहुत अमाउंट में मतलब काफ़ी मात्रा में पानी उठाते हैं ज़मीन से, ठीक है, और उन्हें हवा में वाष्पीकरण के जरिए छोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं और बाकी वो छोड़ देते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन, डेसिकेशन, ट्रांसपिरेशन, डिसिपेशन या रेस्पिरेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपिरेशन ही वह प्रक्रिया है जिसके सहायता से वे जमीन से पानी उठाते हैं, जितना इस्तेमाल करना होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी 60 से 70% तक पानी वह हवा में वाष्पीकरण के रूप में छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 863, क्वेश्चन नंबर 863 क्या पूछा है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये देखिए आपसे कभी भी पूछ सकता है कि जितने भी आपके केमिकल्स हैं या जो भी आपके रसायन्स हैं उनके दो प्रकार के नाम होते हैं, एक IUPAC नेम भी होता है। तो कोई ना कोई आपसे केमिस्ट्री का एक ना एक IUPAC नेम जरूर पूछेगा और हो सकता है किस्मत से वो आपको रिपीटेड ही पूछ ले, दोबारा पूछा, पहले कभी पूछा गया हो उसी के विषय में पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन इस प्रश्न में पूछा गया है, विनाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या है। आपके चार ऑप्शन है, 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 ब्रोमोप्रोपीन, क्लोरोब्यूटेन क्लोरोइथेन या डाइक्लोरोमीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन जो है आपकी विनाइल क्लोराइड का IUPAC नेम है। और मैं आपको इसका थोड़ा एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। ये आपका अगर इलेक्ट्रिकल से आप संबंधित हैं, इलेक्ट्रिकल बिजली वाले हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, तो PVC आपने सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिससे आपके कंड्यूट पाइप्स वगैरह जितने बनते हैं वो सभी आपकी आजकल तो आपके जितने भी प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है PVC पाइप्स का, और आपके कंड्यूट्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो उनके अंदर जो इस केमिकल का इस्तेमाल होता है उसी का नाम है क्लोरोइथेन। आप इसे इससे याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 864, 864 क्या पूछा है, डैश इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स अमंग द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। दोस्तों इसने पूछा है कि एक कर्व के बारे में पूछा है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है, बताइए एक ऐसा कर्व या एक ऐसा वक्र जिसके अंदर सभी बिंदु मौजूद होते हैं और वो उन सभी बिंदुओं का जो है समूह है जो कि किसी उपभोक्ता के मध्य उदासीन रहता है। दोबारा सुन लीजिए, एक ऐसा आपका वक्र, एक ऐसा कर्व जिसके अंदर, या एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सभी बिंदुओं का वह समूह जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता के मध्य आपके वे सभी बंडल जो उपभोक्ता के मध्य एक समान रहता है या उदासीन रहता है, उसे क्या कहते हैं। आपके चार ऑप्शन, डिमांड ग्राफ कहते हैं, यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, या बजट कर्व कहते हैं, या इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनडिफरेंस कर्व, यानी कि उदासीन वक्र कहा जाता है। उदासीन वक्र में क्या है, ये आपके ये ऐसा बनेगा थोड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस प्रकार से। यहाँ पर आपके जितने भी पॉइंट्स आएंगे इस कर्व के ऊपर, ये होता है कि अलग अलग आपकी एक प्रकार से कस्टमर सेटिस्फेक्शन का है ये, मतलब ग्राहक की संतुष्टि से संबंधित एक ग्राफ है, जिसमें होता क्या है, अलग अलग आपके अलग अलग प्राइस, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्राइस होता है, और उसमें ये देखा जाता है कि क्या वो
चीज़ जो आपने खरीदी है वो आपको संतुष्ट करती है या नहीं, आपने जो पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं, जितने पैसे उसको दिए हैं आपने, क्या वो आपको उसकी वैल्यू देती है। यदि वह आपको वैल्यू देती है तो ये उसके लिए उदासीन कर्व बनेगा, यानी कि उपभोक्ता जो है एक समान, उसकी संतुष्टि का स्तर एक समान रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 865 865 इसने क्या पूछा है। इकोनॉमी से मैंने आज कुछ क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि इकोनॉमी हम लोगों का ज़्यादातर वीक होता है इंजीनियर्स का, तो आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर ये प्रश्न डाले हैं इकोनॉमी के। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा है। इफ डिमांड कर्व फॉर द कांजीवरम साड़ी, यह पूछ रहा है यदि कोई कांजीवरम साड़ी है, ये तो इसने एक जस्ट एग्जांपल ले लिया है। कांजीवरम साड़ी की जगह कह देगा आपको आम की डिमांड बता देगा, या फलों की डिमांड कह देगा, या सब्जी की डिमांड कह देगा, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कह देगा। तो इसमें कह रहा है कि बताइए किसी कांजीवरम साड़ी की जो डिमांड है वो ये दे रखी है, D इक्वल्स टू 73,000 माइनस 17P, ठीक है। और उसकी जो सप्लाई है, यानी कि ये आपको डिमांड दी है, ठीक है, डिमांड बोले तो मांग, और ये आपको सप्लाई दी है, सप्लाई बोले तो उसकी जो पूरा कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो उसने बोला है ये दोनों आपको दे रखा है, तो बताइए इसका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, समतुल्य कीमत क्या होगी इसकी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होता, डिमांड बराबर एसपी, मतलब आपका डिमांड बराबर मांग बराबर आपूर्ति, ठीक है। ये है मांग बराबर आपूर्ति। जब आप इस फॉर्मूले में इसके अंदर डालेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 28,000 है, ठीक है, 28,000 प्लस का 8P है, और इसको जब बराबर करेंगे 73,000 माइनस का 17P, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, 8P जमा 17P, ठीक है। और यहाँ 73,000 माइनस में 28,000 जब करोगे तो ये 45,000 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से P की वैल्यू निकालोगे, ये ही P आपसे उसने पूछा है, इसने पूछा है इक्विलिब्रियम प्राइस। जो इक्विलिब्रियम प्राइस की ये कंडीशन है कि जिसके अंदर आपका समतुल्य जो कीमत होगी, समतुल्य कीमत की यही परिस्थिति होती है कि आपकी जो डिमांड है मांग आपूर्ति के बराबर हो जाती है, तो उसमें से जो निकल के आता है, जो P निकल के आता है, ये आपका समतुल्य कीमत होती है। तो यहाँ आपका 45,000 आ जाएगा, तो बटे में 17 और 8 को जब आप जमा करेंगे तो ये आपका बनेगा 17 3 20 5 25, ठीक है। जब आप इसे भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1800। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 866 866 क्या पूछा है। by percentage which of the following gases is greater than the rest of the earth atmosphere। इसने पूछा है बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रतिशत के हिसाब से कौन सी गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में। आपके चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या नियोन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपकी पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78%, 78% जो है पाई जाती है। देन उसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देन उसके बाद आपका ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन के बाद आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन O2, ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, देन उसके बाद नियोन पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 867 867 ये क्या पूछ रहा है। ये आपका इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। What is the correct relationship between the frequency and the time period of a wave। दोस्तों इसने पूछा है बताइए किसी तरंग तो आप जानते होंगे वेव्स को बोलते हैं तरंग, ये तरंग है। यह पूछ रहा है बताइए किसी तरंग की जो आवृत्ति होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी का और समय अंतराल, टाइम पीरियड, किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी और समय अंतराल में क्या संबंध है, यानी कि F और T में क्या संबंध है। आपके चार ऑप्शन है। इनका जो डिवीजन होता है, जो F बटा T होगा वो 1 के बराबर होगा, या इनका गुणनफल 1 के बराबर होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है यूनिटी होगा, या इनका एडिशन यूनिटी होगा यानी कि जोड़ इनका जो है 1 के बराबर होगा, या इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतराल है वह 1 के बराबर होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर हमने जो अभी तक आपको याद होगा इस्तेमाल भी करते हुए, तो हमें सिर्फ ये रिलेशन पता है, हम ये वाला याद रखते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अगर हमें ये भी याद है तब भी हम इसे ड्राइव कर सकते हैं, परंतु इसे ड्राइव करने में समय लगेगा। लेकिन आप समय बचाना है तो इसके लिए आप क्या करें, इसको याद कर लीजिए कि इन दोनों का जो गुणनफल है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो यूनिटी होता है, ठीक है, गुणनफल 1 के बराबर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। प्रश्न संख्या 868 868 क्या पूछा है। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ बैटरी। ये तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका सही उत्तर देंगे।
और आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए तो कभी ये गलत हो ही नहीं सकता, बेसिक सा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है बैटरी की आपकी जो इकाई है वो क्या है, ठीक है। आपका ऑप्शन है मिली एम्पियर, एम्पियर आवर, किलो एम्पियर या वोल्ट एम्पियर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, एम्पियर आवर। एम्पियर आवर में ही होती है हमारी बैटरी की रेटिंग, जो आपके घरों में इन्वर्टर वगैरह होते हैं वो एम्पियर आवर्स में ही होती है। और अगर हम फ़ोन की बैटरी की बात करें तो हमारी मिली एम्पियर्स में होती है, एमएएच आवर में होती है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जब कभी आपसे एसआई यूनिट वगैरह पूछते हैं, एसआई यूनिट तो नहीं है अगर, ये एक तरह का मोटा मोटा स्टैंडर्ड एएच होता है, एम्पियर आवर्स में ही ज़्यादातर आपकी बैटरी की रेटिंग होती है, छोटी होगी तो मिली एम्पियर आवर में होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 869, 869 क्या पूछा है। When a bullet is fired from a pistol toward glass, create a round hole. While a stone is thrown over it, glass got splitted into many small parts. By which law of motion, by which law of Newton's is responsible for it? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपसे कभी भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर एसएससी या रेलवे आपसे साइंस में एग्जाम्पल देकर ही आपसे पूछता है बताइए इसमें कौन सा नियम लगता है। तो वही नियम के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है बताइए यदि आप एक बंदूक से गोली चलाते हैं और वह गोली किसी निशाना उससे आप किसी कांच के शीशे पर लगाते हैं, तो शीशे में जैसे ही गोली जाती है घुसती है तो एक गोल छेद बना देती है, गोल छिद्र बनाती है इस प्रकार का, ठीक है। और यदि आप वहीं पर उस शीशे पर अगर एक पत्थर फेंक कर मारते तो वो शीशे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, वह शीशा जो है टूट कर बिखर जाता है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे जो है न्यूटन का कौन सा नियम जिम्मेदार है। आपके चार ऑप्शन है, न्यूटन का प्रथम नियम, पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है, जिससे आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये ऐसा इसलिए है, जड़त्व के नियम के कारण ही ऐसा होता है। जैसा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जड़त्व के नियम में यदि आप किसी कार में बैठे हैं, रेलगाड़ी में बैठे हैं, किसी में भी बैठे, जैसे ही वो एक बार स्टार्ट लेती है, स्टार्ट होती है, तो आपका जो शरीर है थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाता है। ये ऐसा जड़त्व के नियम के कारण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 870, 870 इसने क्या पूछा है। What should be the minimum age to become a राज्यसभा मेंबर। दोस्तों इसमें पूछा गया बताइए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। आपके चार ऑप्शन 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। देखिए ये एज से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सभी के आपके बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक बार इनको जरूर देख कर जाएं। प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वही पूछ रहा है बताइए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। वो 30 वर्ष होती है। यदि आपसे वह लोकसभा के लिए पूछता है, यानी कि आप जो एमपी बनते हैं, सांसद वगैरह जो बनते हैं, उसके लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, वो होती है आपकी 25 वर्ष। और वहीं आपसे पूछ सकता है बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, तो वो भी 25 वर्ष है। और यदि आपसे वह राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आय पूछता है तो वह 35 वर्ष है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये एलिजिबिलिटी में आता है, ये उनकी अनिवार्यता है, इतनी तो उनकी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपके राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष है और आपके लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 871, 871 क्या पूछ रहा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रस्तावित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, या उपराष्ट्रपति होने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंडर में आता है, किस अनुच्छेद के अनुसार होता है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 63, यानी कि आपका अनुच्छेद नंबर 63 जो है, इसके तहत आपका जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान आर्टिकल 63 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 872, 872 क्या पूछा है। विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू द इंडियन प्रेसिडेंट टू गिव पार्डन टू अ क्रिमिनल ऑफ डेथ सेंटेंस। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो है आपके राष्ट्रपति की ताकत के विषय में पूछा गया है। यह पूछ रहा है बताइए राष्ट्रपति को वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी यानी कि किसी भी ऐसे मुजरिम को जिसको फांसी की सजा या मौत की सजा सुना दी गई है, उसको क्षमा याचना अगर दे सकता है, उसके पास ऐसी शक्ति, हमारे राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है
जिससे वह उसे समाधान दे सकता है, तो वह कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 61। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के तहत जो है हमारे राष्ट्रपति चाहें तो, अगर वे चाहें तो किसी जिस व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है उसकी क्षमा याचना दे सकते हैं, मतलब क्षमा दान दे सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आज का अपना अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 873, 873 क्या पूछा है? हुंदुडू वाटरफॉल इज लोकेटेड एट विच रिवर? दोस्तों ये आपका वाटरफॉल है, झरने से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है हुंदुडू जलप्रपात। हुंदुडू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? आपके चार ऑप्शन, दामोदर, नर्मदा, शरावती या स्वर्ण रेखा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा। यदि आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाती है तो ये आपका झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है, रांची, ठीक है, रांची से 28 किलोमीटर दूर है, रांची में ही पड़ेगा ये, ठीक है। झारखंड की कैपिटल भी आपकी रांची हो गई। और यदि आपसे झारखंड के विषय में पूछेगा अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के आपके शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। और यदि आपसे वहाँ की आप गवर्नर पूछे जाएगा तो ये है द्रौपदी मुर्मू। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 874, 874 ये क्या पूछ रहा है? बेटवा रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? बेटवा नदी जो है, बेतवा नदी जिसे बेतवा कहते हैं हिंदी में, वह कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, या विंध्याचल की पहाड़ियाँ, या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। ये एमपी में है, एमपी में स्थित है। जबकि आपसे अमरकंटक के विषय में कभी पूछता है तो अमरकंटक से आपकी नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा और सोन का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 875, 875 ये क्या पूछ रहा है? When did महात्मा गांधी started सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? दोस्तों इसमें पूछा गया है, बताइए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा, दोबारा सुन लीजिए, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन की शुरुआत की थी वह कब की थी? आपके ऑप्शन है 1919, 1929, 1920, 1930। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह उन्होंने वर्ष 1930 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और यदि आपसे 1919 के विषय में पूछता है तो 1919 में उन्होंने, आपका जलियांवाला हत्याकांड हो गया था, तो उसके लिए उसके संबंधित आपका जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी उन्होंने, और ये 1920 में की थी। 1919 में वो कांड हुआ था, उसकी वजह से 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है, प्रश्न संख्या 876, 876 क्या पूछा है? When did first time in India separate Muslim electoral was started? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा गया, बताइए ये पूछ रहा है, बताइए भारत में सर्वप्रथम पहली बार जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग से निर्वाचन की प्रक्रिया या प्रावधान किया गया, अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपके चार ऑप्शन है, 1906 में किया गया, 1907 में, या 1909 में, या 1908 में। ऐसा हुआ था वर्ष 1909 में, जब मॉर्ले मिंटो जो हैं, मिंटो जो थे यहाँ के वायसराय थे उस समय भारत के, जिन्होंने ऐसा कर्म किया था, ठीक है। और वर्ष 1905 में बंगाल विभाजित हुआ था, जबकि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और 1909 में इनके लिए अलग से एक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 877, 877 क्या पूछा है? इन मोस्ट ऑफ बुद्धा रिलीजन बुक विच लैंग्वेज इज यूज? यह पूछ रहा है, बताइए अधिकतर जितनी बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? आपके चार ऑप्शन, पाली, ब्राह्मी, प्राकृत, देवनागरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। भाषाओं से संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ग्रंथों से संबंधित है ये, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 878, 878 क्या पूछ रहा है? हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी आपकी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उनके हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशंस क्या है, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स क्या हैं, या उनके वर्तमान में हेड जो हैं, कार्यकारी अधिकारी या जो भी उनके हेड हैं वो कौन है, इनके विषय में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वही पूछ रहा है इस प्रश्न में। ये आया हुआ प्रश्न है, हाल ही में जो CGL 2019 का जो पेपर हुआ था उसके प्री में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 के पेपर में प्री में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया, बताइए वर्तमान में डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI कौन है?
चार ऑप्शन है आपके, के वेणुगोपाल राव, ऋषि कुमार शुक्ला, अजय कुमार या आलोक वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि कुमार शुक्ला जो है वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं। जबकि आपसे ये पूछा जाए इससे पहले कौन थे, 2019 में आलोक वर्मा जी का बहुत तगड़ा केस हुआ था, वो ममता बनर्जी के साथ इनका कुछ झगड़ा हुआ था, जो एक पीछे कांड हो गया था 2019 में दिसंबर के आसपास सीएए से संबंध में, यानी कि जो ये आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में, जो एक बहुत बड़ा कांड हुआ था कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी के बीच में और बीजेपी के समर्थकों के मध्य हुआ था। तो सीबीआई जांच की मांग की गई थी। उस समय काफ़ी मतलब झंझट हुआ था इनके बीच में सीबीआई को लेकर। तब उस समय आलोक वर्मा जी को उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 879 क्या पूछा है? हु इज द प्रेजेंट एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यह पूछ रहा है वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? आपके चार ऑप्शन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जेपी नड्डा, राजकुमार सिंह या थावरचंद गहलोत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार सिंह जो है वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है भारत के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है देखिए दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न संख्या 880 क्या पूछ रहा है? इन जनवरी 2020 इंडियन रेलवे लॉन्चेस ए न्यू इंटीग्रेटेड रेलवे हेल्पलाइन नंबर। इसमें पूछा है अभी हाल ही में जनवरी में वर्ष 2020 के अंदर भारतीय रेल ने एक इंटीग्रेटेड रेलवे नंबर जारी किया है, एक इंटीग्रेटेड सहायता नंबर जारी किया है। वह नंबर क्या है? आपके चार ऑप्शन 182, 198, 139 या 1091। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 139। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके चांस है 90%। इसके 90% चांस है इस क्वेश्चन के दोबारा रिपीट होने के, क्योंकि ये सीजीएल में पेपर में आया था अभी सीजीएल 2019 में, ठीक है, जो कि मार्च में हुआ था, ठीक है। और मे भी पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। उसमें ये नंबर पूछा गया था अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो ये है 139। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये कक्षा बहुत पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिखने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करें, ताकि इस प्रकार की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप वेल प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।